तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे करंट अफेयर को हम सिलेबस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है और ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि करंट अफेयर जब आप सिलेबस के साथ कनेक्ट करते हो तो आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में सबको मार्क्स लाना होता है। और हमारी छोटी, क्योंकि सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, साथ में करंट अफेयर भी पढ़ के जाते हैं, बट क्या हो जाता है ना कि जब आप एग्जाम देके आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो फिर आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हो। तो एग्ज़ाम में वो छोटी-छोटी गलतियाँ क्या होती है कि आपको क्या हो जाता है, आप करंट अफेयर जब पढ़ते हो तो उसको सिलेबस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उस इंटेंसिटी से जिस इंटेंसिटी से एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि आपको एक जो करंट अफेयर का टॉपिक मैंने लिया है, जो आपको दिख रहा होगा अभी, उस करंट अफेयर के टॉपिक को मैं आपको सिलेबस के साथ कैसे कनेक्ट करवा देता हूँ और फिर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन्स भी होंगे, हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ये वाला टॉपिक है। कौन-सा टॉपिक हम देखेंगे इसमें? अभी करंट अफेयर में जो चल रहा है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ठीक है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अपोजिशन कांग्रेस के साथ मिलके वो अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव करने की बात चल रही है उनकी। ठीक है? तो हमें क्या देखना है, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है? तो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि जो अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है, अभी इलेक्शन आने वाले, तो फिर इलेक्शन आने वाले, तो फिर आपको क्या देखना होगा कि वहां पे अभी चल रहा है आपको एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कुछ लोगों के नाम ऐड किए जा रहे हैं। तो फिर जो बंगाल गवर्नमेंट है उन लोगों को लगता है कि कुछ अलग जो इलेक्शन कमीशन है वो रूलिंग पार्टी के साथ मिल चुके हैं और वो उनको क्या बोलते हैं उसे, हम बोल सकते हैं कि उनको विन करने के लिए फिर वो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उन लोगों का कहना है कि हम अपोजिशन के साथ मिलके उनको रिमूव करेंगे, तो उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। ठीक है? तो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, हमें ये टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें आपको क्या देखना है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमीशन इज द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को हमें देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, वो बॉडी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो कंपोजिशन है वो कैसे कैसे होता है, फिर उनको कौन अपॉइंट करेगा, उनका टेन्योर कितना होगा, उनको इम्पीचमेंट, क्योंकि ये वाला टॉपिक अगेन किसके रिगार्डिंग है, रिमूवल के रिगार्डिंग है। तो उनकी इम्पीचमेंट कैसे होती है, उनके कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ रोल्स होंगे, तो वो रोल्स क्या होते हैं, और फिर पीवाईक्यूज देखेंगे। ठीक है? तो हमारा कोर्स ऑफ लेक्चर अभी यही रहेगा। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मैं आपको यहाँ पे जो जो चीजें बताऊंगा आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है? तो क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले इलेक्शन कमीशन होता क्या है, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देके रखा है, आर्टिकल नंबर 324। ठीक है? आर्टिकल नंबर 324 आर्टिकल है, जिसमें देख रखा है कि भाई एक परमानेंट बॉडी होगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। ठीक है? एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है। किसने इस्टेब्लिश किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है। किसके लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। ठीक है? टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है? और ये एक ऑल इंडिया बॉडी, इसका मतलब क्या है, ऑल इंडिया बॉडी मीन्स इट इज अ कंडक्टिंग इलेक्शन नॉट ओनली फॉर सेंटर बट स्टेट। ठीक है? तो ये कंडक्ट करेगी इलेक्शन सेंटर को भी और स्टेट को भी। ठीक है? तो स्टेट एंड सेंटर दोनों को भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्शन कमीशन। तो आपको याद होना चाहिए आर्टिकल नंबर 324 टॉकिंग अबाउट व्हाट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश करके दी है, और साथ में क्या होगा, ये एक इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है? और एक ऑल इंडिया बॉडी, ऑल इंडिया बॉडी का मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, सेंटर के भी करवाएगी और साथ में स्टेट के भी करवाएगी। ठीक है? ओके? तो आर्टिकल नंबर 324 उसमें क्या देखे रखा है, उसमें देखे रखा है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इंटरेस्टेड, इस बॉडी को कुछ फंक्शन देखे रखे, क्या, आपको सुपरिटेंडेंस करना है, आपको डायरेक्शन करना है और आपको कंट्रोल करना है इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में दो पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल्स ऑफ, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ स्टेट। ठीक है? ओके? उसे हम बोलते हैं विधान परिषद। और एक रहता है स्टेट असेंबली, एक बोलते हैं हम उसे स्टेट असेंबली। ठीक है? एक रहता है स्टेट असेंबली, विधानसभा। ठीक है? तो ये वाला हो गया। फिर इनके भी इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। फिर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। और साथ में वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कौन करवाता है,
इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। तो इनके कुछ फंक्शंस है, ओके। डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस का है, डायरेक्शन का है, और साथ में कंट्रोल वर्क को कौन कौन के इलेक्शन कंडक्ट कराएगी ये बॉडी, पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर के करवाती है। स्टेट लेजिस्लेचर में दो पार्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट में भी दो पार्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट में एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में दो पार्ट हो गए, एक काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। ठीक है, और एक ओके, और एक होगा स्टेट असेंबली होगा, ठीक है। फिर होगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये वाले हो गए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओके, यस। और इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या? पंचायत पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको इसी में फंसा दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो आपको ये वाला याद होना चाहिए कि भाई पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट करवाता, वो कौन कंडक्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन, ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा। तो फिर एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, आर्टिकल नंबर 324 जिसमें बोल के रखा है कि एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। और ये इलेक्शन जो भी कंडक्ट कराएगी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और किसके किसके? स्टेट एंड सेंटर के, ठीक है। तो फिर उनको कुछ रोल देके रखे इलेक्शन कमीशन को अंडर आर्टिकल नंबर 324, उसमें फिर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, साथ में कौन सा? प्रेसिडेंट का भी करवाएगी और वाइस प्रेसिडेंट का भी कराएगी, बट वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकती, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है कि कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट कंपोजिशन है, प्रेजेंट कंपोजिशन क्या होता है? प्रेजेंट कंपोजिशन में एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है, ठीक है। बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल देखे जाए तो क्या होगा? इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज सच मेंबर्स ऑफ द अदर इलेक्शन कमीशन एज प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखे रखा है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और फिर अदर कुछ और इलेक्शन कमीशंस होंगे जो कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस है, केस में यहाँ पे आपको एक पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। क्या होगा कि हमारा ओरिजिनली, ठीक है, एक मिनट, ओरिजिनली हाँ, जो राइट टू वोट था वो कितना था? राइट, ठीक है, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट का क्या होता है? एज इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, ठीक है, तब कितना था? 21 था, उसे रिड्यूस कर दिया गया 18, ठीक है। कब? 1988 में। और इसकी जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट कौन सी है? 61st, ठीक है, इसकी अमेंडमेंट कौन सी है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। तो उस टाइम पे जब एज रिड्यूस कर दिया गया तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए किसके लिए? इलेक्शन के वोटिंग के लिए। तो उस टाइम पे फिर तब तक 1918, ठीक है, 1980 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। कैसी थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। बट जब 1989 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो फिर इसे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स हो गए? एक चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया और टू अदर इलेक्शन कमीशंस अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है, टू अदर इलेक्शन कमीशंस अपॉइंट कर दिए गए। बट फिर 1990 में अगेन इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। और उसके बाद जब सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया तो फिर अगेन 1993 में इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और दो क्या होंगे? दो अदर इलेक्शन कमीशन होंगे, ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे हुआ था। तो एक बार और नटशेल में आपको बता देता हूँ। इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमारी जो वोटिंग की एज थी वो कितनी थी? 21 थी। पर 1988 में एक 61st अमेंडमेंट लेके आए गवर्नमेंट और उन्होंने वोटिंग की एज 21 से 18 कर दी गई। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को वोटिंग रोल में एनरोल कर दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन का वर्कलोड बढ़ा था, क्योंकि उस समय तक 1950 से 1988 तक इलेक्शन कमीशन एज ए सिंगल मेंबर बॉडी वर्क करता था। तो फिर फिर 1890 में इलेक्शन कमीशन को और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिए, ठीक है। और फिर ये
मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। फिर 1990 में अगेन सिंगल मेंबर बॉडी बना दी गई और फिर 1893 में अगेन उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई। अभी तक वो सेम सिमिलर चल रही है। तो उसमें अभी क्या है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर 2 इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट वाला कंपोजिशन याद होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटेस्ट आपको याद होना चाहिए। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन अदर इलेक्शन कमीशन मेड बाय प्रेसिडेंट। कौन करेगा इसके अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, याद रखना है। व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड, चीफ इलेक्शन कमीशन शैल बी एक्ट एज अ चेयरमैन, ठीक है। मल्टी मेंबर, जब सिंगल मेंबर बॉडी थी वो अकेला बंदा था, बट जब मल्टी मेंबर बॉडी बन गई तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका चेयरमैन हो गया, ठीक है। ओके, द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, सब्जेक्टेड टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होगी और साथ में टेन्योर ऑफ ऑफिस होगा किसका, इलेक्शन कमीशन का, वो कौन डिटरमाइन करेंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे डिटरमाइन करेंगे, प्रेसिडेंट कौन करेंगे डिटरमाइन? प्रेसिडेंट करेंगे। तो आपको कंपोजिशन में क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखे रखा है कि आपको एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और अदर इलेक्शन कमीशन होंगे जो कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे। तो फिर मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे वो इंक्रीज हुए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करके प्रेसिडेंट चाहे तो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और उनकी जो कंडीशंस है, उनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होगी और टेन्योर होगा, वो भी कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट वो सब्जेक्टेड किसको होगा? लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लॉ को सब्जेक्टेड होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ओके। उसमें क्या होगा? अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो उनके अपॉइंटमेंट कैसी होती, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बट वो प्रोसीजर क्या है उसका? तो क्या हुआ था, जब लास्ट 2023 में बहुत सा अपोजिशन लीडर्स गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टली कैबिनेट नाम सजेस्ट कर देती है और प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करती है, उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या हुआ था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में बोला था कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए आपको एक 3 मेंबर बॉडी, सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं उसे, सिलेक्शन कमेटी बनानी होगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर्स होंगे एज अ चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे 3 मेंबर्स बॉडी होगी, उसे हम बोलेंगे सिलेक्शन कमेटी। और वो सिलेक्शन कमेटी में जो भी नाम सिलेक्ट होगा वो फिर किसको भेजा जाएगा? अपने किसको भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फिर उसमें गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट लेके आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। फिर उसे चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर पार्लियामेंट क्या लेके आई? पार्लियामेंट लेके आई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफिस एक्ट 2003, ठीक है। ये वाला एक्ट लेके आई और उसमें फिर उन्होंने क्या कर दिया, सिलेक्शन बेस्ड जो कमेटी थी उसमें 3 मेंबर्स ऐड कर दिए गए। उसमें प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन होंगे, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के होंगे वो होंगे। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई चीफ जस्टिस इंडिया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। तो उनकी जगह इन्होंने क्या कर दिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे वो मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज कर दिया उन्होंने इस अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्शन कमेटी जो भी नाम रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट, उसे कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है। फिर टेन्योर, तो टेन्योर कितना होता है इलेक्शन कमीशन का, याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे 6 ईयर होगा या एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो एक तो फॉर एग्जाम्पल उनको आज अपॉइंट कर दिया गया, आज से 6 साल बाद वो निकल जाएंगे ऑफिस से, या तब तक उनकी 65 एज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज अपॉइंट कर दिया और कल उनकी 65 कंप्लीट हो गए तो आज के दिन के लिए होंगे, कल वो उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। विच एवर इज अर्लियर, कौन सा भी पहले होगा, एक तो 6 साल कंप्लीट होगा या फिर उनकी एज कंप्लीट होगी, जो भी कंप्लीट होगा उस हिसाब से उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अभी क्लियर होगा। अभी अभी बना है 2023 वाला, रिसेंट था, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है
स्पेसिफिकली ये जो सिलेक्शन कमेटी है उनका कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। फिर उनके बाद हमें देखना है रिमूवल, ठीक है, रिमूवल, क्योंकि अभी हमने देखा था रिमूवल वाला, क्योंकि ये जो उनको रिमूव करने के लिए ये मोशन लाया था उन्होंने, तो हमें वो भी डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली रिमूवल प्रोसेस होता क्या है चीफ इलेक्शन कमीशन का। तो आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 के 5th प्रोविजन में क्या देखे रखा है, Chief Election Commission can be removed like the manner and on the ground as the judge of Supreme Court। आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन करके रखा है कि भाई आपको जो चीफ इलेक्शन कमीशन को निकालना होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना होगा, तो आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जिस ग्राउंड पे निकाला जाता है और किस मैनर से निकाला, जिस मैनर से निकाला जाता है वही मैनर आपको यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। हम वो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन से मैनर से निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इट इज ए लिंक द प्रोसेस विद आर्टिकल नंबर 124 में क्या मेंशन करके रखा है, आर्टिकल नंबर 124 पे मेंशन करके रखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब और आर्टिकल नंबर 324 ने क्या बोला है, आर्टिकल नंबर 324 ने बोला है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह ही उन्हें निकालना होगा, तो फिर वही आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा, तो वो भी हम देखेंगे। बट उसके लिए कुछ ग्राउंड्स है। जब आप आर्टिकल नंबर 124 में चले जाओगे तो वहां पे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के लिए 2 ग्राउंड्स देखे रखे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से ग्राउंड है, फर्स्ट होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर, आपको प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए, और सेकंड होगा इनकैपेसिटी, ठीक है। तो इन दोनों ग्राउंड पे ही आप सिर्फ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाल सकते हो। आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। और ही और शी कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होगी तो उन्हें रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं कर सकते। कब रिमूव करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से जब ये रिजोल्यूशन जाएगा कि भाई आपको उन्हें इम्पीच करना है, जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तब प्रेसिडेंट उन्हें ऑफिस से निकाल देंगे, ठीक है। बट उनके निकलने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उनको निकलने का जो प्रोसीजर है हमें वो देखना है, ठीक है। बट वो किसके सिमिलर होगा, वो सिमिलर होगा, ठीक है, वो सिमिलर किसके सिमिलर है, वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो निकालने के लिए प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो प्रोसीजर ही चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर को निकालने के लिए फॉलो किया जाएगा। तो वो प्रोसीजर क्या है जो हम देखेंगे अभी, आर्टिकल नंबर 124 में देके रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो वो प्रोसीजर उनके लिए एक एक्ट है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट, ठीक है, इंक्वायरी एक्ट, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 करके है। उसके अंदर कुछ प्रोसीजर देके रखे जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाल सकते। तो क्या है फर्स्ट प्रोसीजर, फर्स्ट प्रोसीजर देखे रखा है कि जब भी ये रिजोल्यूशन, जब भी रिमूवल का रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, तब लोकसभा में 100 लोगों का साइन होना चाहिए या सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए। और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। क्या होगा, इस रिजोल्यूशन को लोकसभा में 100 लोगों का सपोर्ट होगा और राज्यसभा में 50 लोगों का सपोर्ट होगा, ठीक है, तभी ये रिजोल्यूशन एडमिट किया जाएगा। फिर ये रिजोल्यूशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेके आएंगे, फिर स्पीकर या चेयरमैन होंगे, वो हो सकता है एडमिट कर ले या हो सकता है उसे रिफ्यूज कर दे, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में लाएंगे तो स्पीकर होंगे, राज्यसभा में लाएंगे तो चेयरमैन होंगे। तो कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर डिसाइड करेंगे या चेयरमैन डिसाइड करेंगे उन्हें एडमिट करना है या रिफ्यूज करना है। इन्होंने एडमिट कर लिया, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं उन्होंने एडमिट कर लिया, तो वो क्या करेंगे, वो 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाएंगे, 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाएंगे। 3 मेंबर्स की कमेटी में कौन कौन होगा, फर्स्ट मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड मेंबर कौन होगा, सेकंड मेंबर हो गए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और थर्ड मेंबर कौन होगा, थर्ड मेंबर होगा डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, ठीक है, थर्ड मेंबर कौन होगा, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। ये 3 मेंबर्स होंगे, ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई वो जो मेंबर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या क्योंकि मेथड तो सेम ही है जो जज का भी रिमूव का,
तो उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है या कोई इनकैपेसिटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है उनकी, तो वो देखेंगे और वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनका जो भी इनका जो भी रिपोर्ट होगा, ठीक है? इनका जो भी रिपोर्ट होगा, वो स्पीकर या चेयरमैन को सबमिट किया जाएगा। डिपेंड मोशन कहाँ पे मूव किया था, स्पीकर या चेयरमैन को मेंशन कर दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा, ठीक है? और फिर उस पे डिस्कशन होंगे और फिर उस रिज़ॉल्यूशन को पास कर दिया जाएगा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा से और राज्यसभा से विद स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पे आपको देखना होगा स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है? स्पेशल मेजॉरिटी, तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फर्स्ट होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मैंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में बोला था। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नथिंग बट व्हाट? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल, आप अज्यूम कर लो लोकसभा में 500 मेंबर है, तो 500 मेंबर का जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो कितना होगा? 250 प्लस 1, ये हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और मेंबर नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसमें क्या होगा? नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट के साथ आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले 2/3 ऑफ मेंबर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जब होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। और इस मेजॉरिटी से बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये रिजोल्यूशन पास होगा। और फिर ये जब भी रिजोल्यूशन पास होगा तो प्रेसिडेंट के सामने एड्रेस किया जाएगा, प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेंगे और फिर इसमें से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। आई थिंक अभी आपको प्रोसीजर क्लियर होगा, ठीक है? मैं आपको नटशेल में एक बार प्रोसीजर और अच्छे से बता देता हूँ। क्या होगा? फर्स्ट जो रिजोल्यूशन होगा वो जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968 से चलेगा। उसके बाद उसे कहाँ पे रिज़ॉल्यूशन को कौन से भी हाउस में लेके आया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोकसभा में लेके आओ या आप राज्यसभा में लेके आओ। लोकसभा में लाओगे तो आपके पास 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, और राज्यसभा में लाओगे तो 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। उनको साइन करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है? फिर वो आप जिस भी हाउस में लाओगे, स्पीकर या चेयरमैन उसे एडमिट कर सकता है या उसे रिफ्यूज़ भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एडमिट कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर वो एक कमिटी बनाएँगे जो इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को कि भाई उन्होंने एक्चुअली मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी में है या नहीं। तो उन कमिटी में 3 मेंबर्स होंगे। फर्स्ट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड कौन होंगे? सेकंड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड होंगे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये तीनों में से तीनों भी होंगे, और फिर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएँगे, और रिपोर्ट फिर किसे देंगे? स्पीकर को देंगे या चेयरमैन को देंगे, क्योंकि रिज़ॉल्यूशन जिस हाउस में मूव हुआ था उस हाउस में वो पेश किया जाएगा। फिर उस पे डिबेट होगी और फिर बाद में उसको पास कर दिया जाएगा बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। और फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो रिज़ॉल्यूशन प्रेसिडेंट के सामने एड्रेस किया जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट उसको फिर उस रिज़ॉल्यूशन के हेल्प से वो निकाल देंगे। किसे? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है? उन्हें निकालने का वही प्रोसीजर है, ठीक है? तो हमें ये वाला पॉइंट को याद रखना है, ठीक है? तो ये वाला हो गया। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशंस को कैसे निकाला जाता है, ठीक है? क्योंकि ये तो प्रोसीजर हो गया, मैंने जो अभी बताया था आपको, वो कौन सा प्रोसीजर है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने का। बट अदर इलेक्शन कमीशंस भी है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंपोजिशन क्या है? फर्स्ट एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है। इन्हें निकालने का प्रोसीजर तो हमने अभी देखा था, बट इन दोनों को कैसे निकालना है? इन दोनों को निकालने के लिए प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं इन्हें, बट किसका रिकमेंडेशन होना चाहिए इनको निकालने के लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे ही अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को निकाला जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? उनको इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं फॉलो करनी पड़ती, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वही प्रोसीजर देके रखिए। आपको अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को निकालना होगा, तो आपको किसका रिकमेंडेशन चाहिए होगा या किसकी सहमति चाहिए होगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहमति चाहिए होगी, ठीक है? तभी प्रेसिडेंट इन लोगों को निकाल सकते हैं। तो ये वाला पूरा हो गया आपका रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम उनकी सैलरी और अलाउंसेस, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी पूछा जाता है कि भाई उनके सैलरी और अलाउंसेस कितने हैं और कैसे? तो सैलरी और अलाउंसेस कैसे होंगे? इक्वल है। किसके इक्वल है? इसकी सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर जो भी प्रीरिक्विजिट होगी वो किसकी रिलेटेड होंगी? सिमिलर टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे इजी है, आपको यहाँ पे क्या रखना है? उनको जो रिमूव करने का प्रोसीजर है वो सिमिलर लाइक व्हाट? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उनकी जो सैलरी, अलाउंसेस और जो भी प्रीरिक्विजिट होगा वो सभी किसके रिलेटेड है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है? तो सिमिलरिटी है यहाँ पे, आप थोड़ा सा याद रख सकते हो यहाँ पे सिमिलरिटी को लेके, ठीक है? फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, हम वो देख लेते हैं। क्या होगा? क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड
ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, ये जो एक्ट है इसमें उन लोगों के बारे में कुछ मेंशन करके रखा है, वो क्या है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर पावर एंड अदर परक्विजिट्स। ठीक है, तो क्या होंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनमें जो भी पावर होंगी, जो भी पावर, तीनों के पास सेम पावर होगी, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं होगा, तीनों के पास सेम पावर होगी। फिर इनमें एक ही डिफरेंस है, जब उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, 3 लोगों में से 2 का एक मत हो गया और एक का अलग हो गया, तो फिर तो उसमें जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, ठीक है, अमॉन्ग द chief election and other election commission, the matter decided by what, matter decided by majority। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2:1, इसका मतलब क्या होगा, मेजोरिटी से डिसाइड, 2 लोगों ने एक साइड वोट डाला है, एक ने अलग डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैटर ऑफ डिफरेंस हो गया, 3 बंदे हैं तो उनमें से 2 लोग एक साथ आ गए, एक अलग हो गए, तो 2 साथ आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला मैटर तो खत्म। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये वाला इनके बीच में डिफरेंस है। एट द एंड आपको यही याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर इन दोनों को सेम पावर होती है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। एक ही डिफरेंस है कि जब भी मैटर ऑफ ओपिनियन डिफरेंस हो जाती है तो उस टाइम पे आप मेजोरिटी से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये वाला पॉइंट भी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इससे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो हमें एक एक फंक्शन में पावर को देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन के हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ फंक्शंस होंगे उनके, कुछ फंक्शन जुडिशियल फंक्शंस टाइप होंगे। ठीक है, तो हम हर एक फंक्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन से होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जब भी सेंसस होता है तो उसके बाद क्या किया जाता है कि पॉपुलेशन की गणना होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ेगी तो 10 साल बाद सेंसस होता है, तो जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके बाद क्या होगा, हर एक सीट के पीछे लोग भी बढ़ेंगे, तो फिर उसे रीअरेंज किया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी उन्हें रीअरेंज किया जाएगा। तो उस वो जो रीअरेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो रीअरेंजमेंट का जो प्रोसीजर है वो डिलिमिटेशन कमीशन लेके आता है। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है बट उसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लगेगा। ओके, और फिर इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलके टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अभी आपको क्लियर होगा। फिर टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल एंड रजिस्टर ऑल वोटर्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पीरियोडिकली न्यू वोटर्स आएंगे, कुछ लोगों की डेथ होगी, कुछ चले जाएंगे। ठीक है, कुछ माइग्रेट होंगे, तो जब भी इलेक्टोरल रोल होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो जो चेंजेस है उनको कंटिन्यूसली आपको अडॉप्ट करना होगा, कुछ चेंजेस आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी एक्चुअली इलेक्शन कमीशन एसआईआर लेके आया है। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद है टू नोटिफाई द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन एंड स्क्रूटिनाइज द नॉमिनेशन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नोटिफाई करेगा इलेक्शन कमीशन डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। जब भी आप देखते हो जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का या जो अपना स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है इलेक्शन की कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वहाँ पे आपको डेट और शेड्यूल बता दिया जाता है। ठीक है, बता दिया, तो कौन बताएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ पे आप बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फ्लेक्स किया जाता है कि ये जो इलेक्शन है डेट है और शेड्यूल है प्रेसिडेंट बताता है या फिर कोई कंसर्न मिनिस्ट्री बताएगी, बट ऐसा नहीं होता। ये कौन बताएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बताएगा। ठीक है, टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड अलोकेट सिंबल्स टू देम। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना हो या उन लोगों को सिंबल अलोकेट करना हो, ये भी फंक्शन किसका होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। और डिटरमाइन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपने ये वाला टर्म इलेक्शन के टाइम पे बहुत सुना होगा कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो गया। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसे बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसे इंप्लीमेंट किया जाता है जब वो डेट एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन बता देते हैं। तो जब डेट और इलेक्शन का शेड्यूल बता दिया उस टाइम से जब तक इलेक्शन नहीं होते उस टाइम तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, जो इलेक्शन की पार्टीज के जो मेंबर्स हो गए, उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है, मीडिया कैसे बिहेव करेगी, उसमें सब लोगों के लिए सब अच्छे से मेंशन कर दिया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो वही होते हैं रूल मोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद और कुछ है, जैसे
It also prepare roster for a publicity of politics of political party on रेडियो एंड टीवी, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी टीवी पे ऐड रन करती है, रेडियो पे ऐड रन करती है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, तो उसका कुछ रोस्टर्स पब्लिकेशन का बना दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर टू कैंसल द पुल इन इवेंट ऑफ रिगिंग बोथ कैप्चरिंग, ठीक है, तो अभी तो इतना नहीं होता, बट पहले जब बैलेट वोटिंग पेपर जब होता था तो उस टाइम पे क्या होता था, रिगिंग हो जाती थी, उस टाइम पे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, तो जब भी ये वाले इंसिडेंट्स होते हैं तब इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर है कि वो पुल को सीधा कैंसिल कर सकता है, उस वाली सीट को पुल कैंसिल कर सकता है, फिर बाद में फ्रेश कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू रिक्विजिट स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई स्टाफ होता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, स्टेट की मशीनरी को ही यूज करते हैं। उस टाइम पे जब से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है या शेड्यूल अनाउंस हुआ है, तब से इलेक्शन कंडक्ट होने तक पूरा स्टाफ या जो भी होगा स्टाफ प्रेसिडेंट या गवर्नर किसको देंगे, इलेक्शन कमीशन को सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उनके अलावा तो कोई और उन्हें दे भी नहीं सकता, ठीक है। ओके, टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो भी, ठीक है, जो भी मशीनरी होगी उनको इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करेंगे, ठीक है, सुपरवाइज करेंगे। ओके, अगेन टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन एंड ग्रांट देम स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टी बेस्ड ऑन देयर पुल परफॉर्मेंस, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये क्या है, नेशनल लेवल पार्टीज है, ठीक है, और कुछ पार्टीज है वो स्टेट लेवल पार्टीज है, तो उनमें कुछ डिफरेंस है। नेशनल लेवल पार्टी के लिए कुछ क्राइटेरिया उसे क्वालिफाई करना पड़ता है आपको, स्टेट लेवल पार्टी के लिए भी आपको पास कुछ क्राइटेरिया उसे क्वालिफाई करना पड़ता है। पर ये जो नेशनल लेवल पार्टी हो गई या स्टेट लेवल पार्टी हो गई, इसे कौन रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, इसे रजिस्टर कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, और वो भी पुल परफॉर्मेंस पे, ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसे फुलफिल करने के बाद ऑटोमेटिकली उन लोगों को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा या स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज करके आपको बोल देंगे और फिर एग्जाम में आपका गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद हम देखेंगे अभी उनके कुछ एडवाइजरी फंक्शंस, ठीक है, एडवाइजरी फंक्शंस, उसमें क्या, इट एडवाइज टू एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन द मैटर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है उनके बारे में मेंशन किया है कि कौन से ग्राउंड पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इस मैटर पे, ठीक है, इस मैटर पे प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंडेशन देंगे, इस मैटर पे रिकमेंडेशन कौन देंगे, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि इस मैटर पे आप उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर टू एडवाइज अगेन गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें कुछ पॉइंट्स देके रखे या रूल्स देके रखे, उसमें क्या होगा, कुछ प्रोविजंस है, उस प्रोविजन में देखे रखा है कि भाई जो भी इस प्रोविजंस को वायलेट करेगा उसका मेंबरशिप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो उस टाइम पे कौन एडवाइस करेगा, अपना गवर्नर को कौन एडवाइस करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस करेंगे कि भाई इन्हें रिकमेंड देना है, ठीक है। फिर टू एडवाइस प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल, आपको प्रेसिडेंट रूल के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जनरली क्या हो जाता है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आपको याद होना चाहिए, इसका आर्टिकल नंबर है 356, ठीक है, 356। जब कोई भी स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, और वही ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज जिस भी स्टेट में हो जाता है, फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल, वहां पे क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल दिया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है। बट प्रेसिडेंट रूल आपको 3 इयर्स तक ही लगाना है मैक्सिमम, कितने इयर्स तक, 3 इयर्स तक मैक्सिमम लगाना है। बट जब 44th अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था, तो उन्होंने इसमें कुछ प्रोविजंस ऐड किए जिससे आप लिमिट कर सकते हो प्रेसिडेंट रूल को। तो ठीक है, जब आपको 1 ईयर से आगे, आपको 1 ईयर से आगे
आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा तो आपको 2 कंडीशन सैटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। कौन सी 2 कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशंस होगी कि जिस भी स्टेट में आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है, उस स्टेट में या उस स्टेट के कुछ पार्ट में नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, ठीक है? तो उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में या पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, पार्ट ऑफ स्टेट का क्या होना चाहिए यहाँ पे? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है? तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा, ओके? इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा कि जनरल इलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट नहीं कंडक्ट किए जा सकते, ठीक है? पर्टिकुलर स्टेट कंडक्ट नहीं किए जा सकते, ठीक है? पर्टिकुलर स्टेट जनरल इलेक्शन, ठीक है? जनरल इलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट कंडक्ट नहीं किए जा सकते। तो इन दोनों एरिया पे जब ये 2 एरिया सेटिस्फाई होगा तब 1 साल से आगे प्रेसिडेंट रूल को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो क्या है प्रेसिडेंट रूल? आर्टिकल नंबर 356, उसमें क्या होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाएगा पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पे प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। उसका मैक्सिमम पीरियड आपको 3 इयर्स का मिलेगा, बट आपको 1 साल से आगे चलना होगा प्रेसिडेंट रूल में, तो फिर आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी जो कि 44th अमेंडमेंट ने ऐड करके दी है। तो कौन सी 2 कंडीशन होगी? फर्स्ट कंडीशन होगी स्टेट या पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट आपको नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, और सेकंड क्या कि इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना होगा कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन लेना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस पे ही प्रेसिडेंट रूल, तो ठीक है, इस केस में इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये वाला कंटेक्स्ट था, ठीक है? इस पॉइंट के लिए मैंने आपको पूरा प्रेसिडेंट रूल का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट रिलेटेड मैंने आपको अभी समझा दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ क्वासी जुडिशियस फंक्शन भी परफॉर्म करता है। कौन से क्वासी जुडिशियस फंक्शन है? फॉर एग्जांपल, to act as a court for settling a dispute related to the granting recognition to the political party and allotment of election symbol to them, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मेजर आपके पास एक न्यूज होगी कि जो शिवसेना है उसका ब्रेकडाउन हुआ था, तो उसमें 2 पार्टीज थी। अभी एक है जो शिवसेना है और एक शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली है, ठीक है? तो उनका अभी क्लैश चल रहा है इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई सिंबल किसका होगा और नाम किसका होगा, ठीक है? तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ने उसे सेटल डाउन किया है और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बट इलेक्शन कमीशन ने प्राइमरीली किसको दिया है वो वाला सिंबल, ठीक है? जो शिवसेना है उसे दे दिया, ठीक है? बट उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले जो शिवसेना है उन लोगों को अभी नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है एक्चुअली, बट अभी इसके रिलेटेड जो भी मैटर होगी, सिंबल किसे जाना चाहिए जब ब्रेकडाउन होगा पार्टी का, या फिर नाम किसे जाना चाहिए, तो ये भी कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और टू अपॉइंटमेंट द ऑफिसर्स टू इंक्वायरी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्टोरल अरेंजमेंट, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्टोरल अरेंजमेंट के टाइम पे कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी इलेक्टोरल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? तो ये वाले वो कुछ हो गए क्वासी जुडिशियल फंक्शन। आपको यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है? ओके, फिर हम देखेंगे पीवाईक्यूज। एक ही पीवाईक्यू है बट आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? तो ये वाला क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ। ये वाला सीएससी 2017 का क्वेश्चन है। क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द 5 मेंबर बॉडी। अभी मैंने आपको बोला था कितने मेंबर बॉडी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और सेकंड क्या है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर अ कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। ये वाला पॉइंट भी मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको ये 2 वाले स्टेटमेंट तो बताए थे। फिर इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जस्ट बैक स्लाइड में हमने बताया था, डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, ठीक है? तो तीनों भी स्टेटमेंट आपके सामने है। तीनों स्टेटमेंट को मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको नहीं समझ में आ रहे तो फिर आप पीछे जाइए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और फिर आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने इस वीडियो में या इस लेक्चर में क्या देखा है कि आप करंट अफेयर के टॉपिक को सिलेबस के साथ कैसे लिंक करते हो और फिर उस लिंक करने के बाद आप उसमें किस तरीके से पढ़ाई करते हो। तो क्या हो जाता है, इससे आपके मार्क्स अच्छे से बन पाते, क्योंकि करंट में जो टॉपिक होंगे वही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी एग्जाम में करेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी और अच्छे से बढ़ती जाएगी और एग्जाम में कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी भी आपको एक प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको इसी तरीके से इस वीडियो को फॉलो करना है और आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है जिस तरीके से आपको एग्जाम में और अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू।